दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल जी की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। अभी हमारी कहानी चल रही है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगरदे। उसे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने कोई दूसरा जानवर देखा नहीं। अगर मैंने देखी तो कुछ मोरनियां और 3 नीलगाय, जो कि तीनों के तीनों मेल थे, यानी कि बुल थे, और उनका कलर लगभग काला था। अब ये बक्स पार्टी, ये नीलगाय में कोई अनकॉमन बात नहीं है, और दूसरे डियर्स में भी होती है, जहां पर सारे के सारे मेल इकट्ठा होते हैं। अब एक बार मैंने रोहतक जिले में, जो कि दिल्ली से कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर देखा था 6 ब्लैक बक्स एक साथ थे। सारे के सारे मेल थे, और कई मीलों दूरी तक वहां पर कोई फीमेल ब्लैक बक नहीं थी। और बहुत सालों पहले की बात है कि तराई इलाके में करीब 10 स्पॉटेड डियर, यानी कि चीतल के मेल एक साथ चल के जा रहे थे, और उनमें एक भी फीमेल नहीं थी। और उन सारे के सारे मेल चीतल्स के बहुत बढ़िया हॉर्न्स थे, यानी कि एंटलर्स थे, और वो दृश्य देखना बड़ा ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि एंटलर्स की परेड हो रही है, यानी कि सींगों की परेड हो रही है। अब इस तरह से अक्सर ज्यादातर जानवरों में होता है कि सारे के सारे मेल इकट्ठा होते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जंगल की मिस्ट्री है, क्योंकि जंगल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं मालूम। अब वापस मचान के पास आते हैं, तो वो जो भैंस का पाड़ा था, उसको मैं सहलाता रहा थोड़ी देर तक। अब वो मेरा दोस्त था। अब वो भैंस का पाड़ा जिंदा था, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं उसे जिंदा ही देखना चाहता था। वो पूरी रात मेरे साथ रहा था, वो नीचे, मैं मचान के ऊपर, और मैं चाहता भी नहीं था कि उसे किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं जब भी कभी भैंस का पाड़ा बांधता हूं, टाइगर या लेपर्ड के लिए बेट के रूप में, तो मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उस भैंस के पाड़े के पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई साधन नहीं होता, क्योंकि वो भाग तो सकता नहीं है, क्योंकि उसे बांध दिया गया है। तो अगर आप एक बेट के रूप में किसी जानवर का इस्तेमाल करें, तो उसे अकेला ना छोड़ें, वहीं उसके पास बैठें, ताकि जब जानवर आए उसे मारने के लिए, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर रहें। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम है कि आप टाइगर या लेपर्ड को तब मारे जब उसने बेट को मारा नहीं है। इसलिए किया यह जाता है कि पहले जब टाइगर या लेपर्ड उस बेट को मार देता है, और जब उसे खाने आता है, तब उस जानवर को मारा जाता है। लेकिन अगर आप रात भर जागते रहो, और जब कार्निवोरस जानवर बेट को मारने के लिए आए, तो आप उसे मार सकते हो। हालांकि बिगिनर्स के लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन एक्सपीरियंस शिकारी इस काम को अच्छे से कर सकता है। लेकिन इस तरह की सावधानी उस वक्त नहीं रखनी चाहिए जब आप किसी मैन ईटर से डील कर रहे हो, क्योंकि उसका मरना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे इंसान मर जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बेट की जान बचाने में नाकाम रहा, और कई बार ऐसा रहा कि घटनाक्रम ऐसा था कि वहां पर कोई पशु मारने वाला जानवर था या मैन ईटर था, तो मुझे कई जगह पर कई सारी बेट बांधनी पड़ी। तो उन सारी जगह पर तो मैं बैठ नहीं सकता। अब मुझे लगा कि भैंस सुरक्षित है तब तक के लिए कि जब तक गलिया वहां पर आएगा और भैंस को खोल के गांव ले जाएगा। तो फिर मैंने अपनी राइफल उठाई, और उस भैंस को चारा खाते हुए छोड़ के मैं बढ़ चला उस आम के पेड़ की तरफ, जहां पर तालाब था, और जहां पर एक रात मैं बैठा था। अब जब मैं तालाब के किनारे पहुंचा, तो मेरे मतलब के वहां पर कोई पैरों के निशान थे नहीं। फिर मैं चला गया वहां जहां मैंने छोड़ी थी अपनी कार। वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसका कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और आज तक नहीं है। अब जैसा कि मैंने पिछले हिस्से में बताया था कि मैंने अपनी कार को वहां पर छोड़ा था जहां पर एक
इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला बैलगाड़ी का रास्ता था और वो जंगल से निकल के एक खुले इलाके में आ जाता था। जहां पर कार खड़ी थी वहां पर बहुत सारी धूल थी। इतनी धूल थी कि वहां पर कोई भी जानवर आए या इंसान आए तो उसके पैरों के निशान साफ नजर आ जाएंगे। अब जो मेरे पैरों के निशान थे जब मैं गाड़ी खड़ी करके गया था, उसके ऊपर दो जानवरों के पैरों के निशान थे। अब जब मैंने उन निशानों को देखा तो पहले तो मुझे लगा शायद ये निशान टाइगर और टाइग्रेस के हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक निशान तो उस बूढ़े टाइगर के हैं और दूसरे निशान हैं एक बड़े मेल लेपर्ड के। अब वो निशान कार के चारों तरफ थे, जैसे कि उन्होंने घूमकर निरीक्षण किया हो। एक दो जगह तो गाड़ी के ऊपर भी पैरों के निशान थे। अब दो जगहों पर ऐसा था कि जहां लेपर्ड के पैरों के निशान थे उसके ऊपर टाइगर ने अपने पैरों के निशान रखे थे। इसका मतलब साफ था कि लेपर्ड पहले आया, टाइगर उसके बाद। अब जब मैंने उस रिज के ऊपर पैरों के निशान देखे थे तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं थे। यहां पर एक पैरों के निशान के ऊपर दूसरे पैरों के निशान होना ये बता रहा था कि या तो वो टाइगर और लेपर्ड साथ साथ आए थे जब उन्होंने गाड़ी का इंस्पेक्शन किया था, और इस बात की भी संभावना थी कि पहले लेपर्ड आ गया हो, टाइगर उसके थोड़ी देर बाद आया हो। अब ये जो समय अंतराल था ये कुछ मिनटों का भी हो सकता था, कुछ घंटों का भी हो सकता था, लेकिन इतना तो तय था कि ये दोनों निशान एक ही रात में बने थे। अब जो भीमा ने बोला था, मुझे तो उसकी बात सच सी लग रही थी कि ये बूढ़ा टाइगर और बड़ा लेपर्ड आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन अभी भी कहानी में एक लूप होल था, क्योंकि इस बात की संभावना भी थी कि एक ही रात में दोनों जानवर अलग अलग टाइम पर आए हों, और हो सकता है उनके आने के समय में जो अंतराल है वो कई घंटों का हो। अब जो गांव वाले जिस बात पर यकीन करते थे उस बात के ऊपर मेरी ये बात मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी, क्योंकि जिंदगी भर तो मैंने यही देखा था कि टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए मेरा दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि टाइगर और लेपर्ड साथ साथ एक जगह चल रहे हैं। क्योंकि ये जो नॉलेज है कि टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा था, कुछ किताबों में पढ़ा था, कुछ सेकंड हैंड एक्सपीरियंस उन लोगों से हासिल किया था जिन्हें एक्सपीरियंस हुआ था, और उन्होंने मुझे बताया था, सबने यही बोला था कि टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब वो क्या वजह थी कि जिस वजह से ये टाइगर और लेपर्ड मेरी कार के चारों तरफ घूमे थे, उसका जवाब साफ है, उसे सूंघने के लिए कि ये क्या चीज है जिसे हमने कभी देखा नहीं, यहां खड़ी है। हालांकि उस इलाके में कुछ मोटर कार हैं और हो सकता है कि टाइगर और लेपर्ड ने उन्हें देखा हो, लेकिन मगरदे इलाके में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मोटर कार पहली बार देखी थी, और इसलिए बारी बारी से मैंने उन बच्चों को इस कार में बिठा के घुमाया भी था। हुआ ये होगा कि रात में टाइगर और लेपर्ड इस इलाके से गुजर रहे होंगे, उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये काली आकृति है क्या, तो उसे पास से देखने आए होंगे, सूंघने आए होंगे। अब कार्निवोरस जानवर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, और ऐसी हर चीज जिसे उन्होंने कभी देखा ना हो, या फिर उन्हें ऐसा ना मालूम हो कि यह चीज खतरनाक हो सकती है, वो उसे पास से जानने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लग रहा था कि अगर मैं पेड़ पे बैठ के इन जानवरों का इंतजार ना कर रहा होता, उसके बदले में अगर मैं बैठ गया होता अपनी कार में, तो मुझे इन्हें देखने की संभावना बढ़ गई होती। अब जब मैं गांव पहुंचा और मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने क्या देखा, किसी को भी कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपने तो अब देखा, हमने तो बहुत पहले देखा है, कभी जंगल में दोनों को साथ घूमते हुए, कभी हमारे खेतों के किनारे पर साथ घूमते हुए। अब मैंने ये बात भीमा को भी बताई, गलिया को भी बताई, और गलिया से कहा कि जाओ जाके भैंस को खोल लाओ, उसे चारा पानी दे दो, रात को उसको दोबारा वहीं कहीं पर बांधना है। अब मैंने गलिया से बोला कि मैं 4 बजे तक उस जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर कल मैंने मचान बनाया था, क्योंकि पहले मैं कुछ खा लूं और फिर
थोड़ा सो लूं। जब मैं कैंप की तरफ वापस लौट रहा था, गलिया को ये इंस्ट्रक्शंस देके उस वक्त बजे थे सुबह के 9। अब मैंने शेव बनाई, नहाया, फिर ब्रेकफास्ट किया। 1 घंटे के करीब सोया होऊंगा कि मेरी नींद खुल गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड गलिया मेरे सामने खड़ा था। अब गलिया इतनी जोर से हाँफ रहा था, यानी कि वो भागता भागता आया था, वो बात भी नहीं कर पा रहा। उसने बोला कि जैसे ही गलिया को इंस्ट्रक्शंस देके मैं कैंप की तरफ आया और गलिया गया भैंस की तरफ, उसने देखा कि उस भैंस को मार दिया गया है और थोड़ा सा खा भी लिया गया है। अब जब मैंने गलिया से कहा कि तुमने उस भैंस को पत्तों से ढक दिया है कि नहीं, तो उसने अपना हाथ अपने मुंह पर लगाया कि अरे, ये तो मुझसे गलती हो गई। एक्साइटमेंट में मैं भाग के यहां चला आया और मैंने उस भैंस को पत्तों से तो कवर ही नहीं किया। अब गलिया को मालूम था कि इस गलती का मतलब क्या होता है, क्योंकि भैंस खुली जगह में नाले में बंधी थी, यानी आसमान की तरफ से खुली थी। आसमान से गिद्ध उसे देख लेंगे और थोड़ी देर में वहां पे बचेंगी तो सिर्फ हड्डियां। तो मैंने गलिया से कहा हमें फौरन उस तरफ चलना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये अचानक से जो घटनाक्रम हुआ है इसने सारी प्लानिंग चेंज कर दी है। जल्दी से मैंने चाय का थर्मस लिया, बिस्किट के पैकेट लिए और चल पड़े मगरदेह की तरफ। अब रास्ते में गलिया ने मुझे बताया कि देखने में ऐसा लग रहा था कि उस भैंस को टाइगर ने मारा है, क्योंकि पीछे की तरफ से उसे खाया गया है। लेकिन गलिया बोला क्योंकि वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे तो उसे पग मार्क्स नजर नहीं आए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बड़ा लेपर्ड भी, जिसे कि लोग गुलदार या गुलबाग बोलते हैं, वो भी उसी तरीके से शिकार को खाता है जैसे खाता है टाइगर। तो ऐसे केसेस में जब पगमार्क नहीं देखे गए हों तो यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि शिकार को टाइगर ने मारा है कि लेपर्ड ने। अब इस केस में जबकि कोई पगमार्क नहीं थे और हमें मालूम था कि उस इलाके में एक बड़ा बूढ़ा टाइगर और 2 बड़े लेपर्ड घूम रहे हैं। अब हमने कार वहीं पर छोड़ दी जहां हमने छोड़ी थी पिछली रात और वहां से चल पड़े उस जगह के लिए जहां बंधी हुई थी भैंस। हमने देखा कि बहुत सारे गिद्ध नीचे उतर आए थे और वो उस शिकार को अभी फाड़ने की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गिद्ध काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। अब उस शिकार को देख के मालूम नहीं चल पा रहा था कि ये क्या था, लेकिन एक बात तो निश्चित थी कि आसपास ना तो कोई टाइगर था, ना ही था कोई लेपर्ड, क्योंकि अगर वो होते तो ये गिद्ध नीचे नहीं उतरे होते। अब गलिया को शिकार के पास छोड़ के ताकि वो गिद्धों को भगाता रहे, मैं आसपास का इलाका सर्च करने लगा कि कहीं कोई पग मार्क नजर आ जाए। मैं रिज पे गया, दोनों गेम ट्रैक्स पे गया, लेकिन कहीं भी हत्यारे का सुराग नहीं लगा। अब वो हत्यारा आया था पथरीले नाले के रास्ते से, गया भी वहीं से। अगर उसने अपनी वारदात का कोई सबूत छोड़ा था तो वो था ये मरी हुई भैंस। अब मैंने गलिया से कहा कि कुछ पत्थर इकट्ठा करो और उनका ढेर लगा दो मचान के ऊपर। ऐसा मैंने इसलिए किया था कि मैं गिद्धों को भगा पाऊं, क्योंकि वो अभी भी दूर नहीं गए थे, आस पास के पेड़ों पर बैठे थे, अपनी गंजी और लंबी गर्दन आगे निकालकर उस भैंस को ही देख रहे थे, यानी कि तलाश रहे थे मौका। लेकिन अभी भी उस भैंस में इतना मांस था कि जो उसका मालिक है, यानी कि वो टाइगर या लेपर्ड, जब वो दोबारा आए तो उसे खाने में दिलचस्पी रखेगा। अब दोपहर के 1 बजे थे और मैंने गलिया से बोला कि तुम गांव चले जाओ, मैं आज फिर एक रात गुजारूंगा यहीं पर, इसी मचान पर। गलिया रात को मेरे साथ उस मचान पर बैठना चाहता था और उसने मुझसे वादा किया कि मैं बिल्कुल शांति के साथ बैठूंगा, खांसूंगा भी नहीं, हिलूंगा डिलूंगा भी नहीं। तो हम दोनों उस पेड़ पर चढ़ गए और हम तैयार थे पूरी रात के जगराते के लिए। थोड़ी देर बाद कुछ गिद्ध वापस भैंस के पास उतरे, लेकिन फिर उड़ गए, क्योंकि उन पर बमबारी कर दी थी गलिया ने पत्थरों की। अभी भी वो गिद्ध किसी न किसी पेड़ पर नजदीक में ही बैठे थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि यहां पर हमारी दाल नहीं गलने वाली,
तो वो उड़ के कहीं और चले गए, दूसरे भोजन की तलाश में। अब उस मचान पर हम बैठे थे, दोपहर के 1 बजे। मैं पिछली रात भी नहीं सोया था, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तो पेड़ के तने पर पीठ टिका के मैं ऊँघने लगा, और उस शिकार को गिद्धों से बचाने की जिम्मेदारी गलिया के ऊपर छोड़कर। अब जब मेरी नींद खुली, शाम के 5 बज चुके थे। आज की दोपहर बहुत ज्यादा गर्म थी, जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी, बस पक्षियों की आवाज आ रही थी। अब ब्लू बॉटल फ्लाइज आ चुकी थी शिकार के पास, और उनके भिनभिनाने की आवाज मचान तक आ रही थी। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यह भैंस मर गई। वो भैंस, जब मैं सुबह मचान से उतरा था तो अपने कान हिला के उसने मेरा अभिवादन किया था। मैं उसके पास बैठा था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। मैं उस लाचार जानवर को बंधा हुआ छोड़ के चला गया था, लेकिन ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जैसे जैसे सूरज की रोशनी ढलने लगी, दिन ठंडा होने लगा। अब मोर ने अपनी आवाज से दिन के समाप्त होने की सूचना दी जंगल को, और थोड़ी ही देर में एक लंबी पूंछ वाला नाइटजार आ गया। अब वो नाइटजार कुछ ऐसे उड़ रहा था जैसे हवा में एक सूखा पत्ता उड़ रहा हो। फिर अचानक नाले के एक पत्थर पर वो नाइटजार बैठ गया। अब उसके बाद वो नाइटजार अपनी जानी पहचानी चक चक की आवाज निकालने लगा। थोड़ी देर में एक दूर बैठे नाइटजार ने उसकी कॉल का जवाब दिया। अब यह सिग्नल था कि दिन समाप्त हो चुका है, रात आरंभ हो चुकी है। अब वो मैंने बिस्किट्स गलिया के साथ शेयर किए, थोड़े से बचा लिए सुबह के लिए। जो बिस्किट हमने खाए थे वो था हमारा डिनर। अब क्योंकि मैं 1-2 दिनों से सोया नहीं था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, जब ठंडी ठंडी हवा जंगल में चली तो मुझे बहुत जोरों की नींद आने लगी। अब वो भैंस मर चुकी थी, तो हर वक्त मुझे जगे हुए रहने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, मेरे पास गलिया भी था, जो कि बिना हिले डुले एक पुतले की तरह से मचान पर बैठा था। और मुझे एक बात मालूम भी थी कि पिछली 2 रातों से ये अपने घर में आराम से सोया है। अब जो मचान बनाया गया था एक महुए के पेड़ पर, वो पहली फोर्क पर बना था, और मेरे पीछे एक मोटी सी डाल थी। अब मुझे पता था कि जब भी कोई जानवर आएगा, जब वो जंगली नाले के पत्थरों पर चलेगा, तो पत्थरों के हिलने से जो आवाज होगी उससे मेरी नींद खुल जाएगी। नहीं तो जब वो भैंस को खाएगा, हड्डियों को चटकाएगा, तब तो मेरी नींद खुल ही जाएगी। जैसे ही मैं बैठा, पेड़ में टिका, मुझे फौरन नींद आ गई। अभी बजे हुए थे शाम के 7:30। करीब 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुली, लंगूरों के शोर से। ये हमसे करीब 200 गज की दूरी पर थे, मेरे दाहिने हाथ की तरफ, पीछे की तरफ। अब इसमें कोई गलती करने की संभावना नहीं थी कि चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो, इस वक्त निकल पड़ा है और बढ़ रहा है अपने शिकार की तरफ। और ये जो बंदर है, जो लंगूर हैं, ये अपनी भाषा में उस टाइगर या लेपर्ड को गाली दे रहे हैं। अब मैं बहुत ही सावधानी से स्थिर होकर बैठ गया। राइफल को लाके रख लिया मैंने अपनी गोदी पर। तभी गलिया ने मेरे पैर को हल्के से छुआ। ये उसने बड़ी ही सावधानी के साथ किया, यहां तक कि उसने अपना सर भी नहीं हिलाया। अब लंगूरों ने भी अलार्म कॉल देनी बंद कर दी थी। तभी मैंने सुनी जबरदस्त आवाजें जंगल से आती हुई। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा तेज आवाजें थी जो जंगल में आई। ये कुछ ऐसी आवाजें थी कि किसी आदमी को अस्थमा हो और वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल में जो पथरीली पहाड़ियां हैं, उस तरफ से ये आवाज आ रही है, हमारे बाएं हाथ पे करीब आधा मील की दूरी से। अब ये जो भी जानवर था एक लंबी सी कर्व लेके जा रहा था। अब जब ये घूम के जा रहा था, 1 या 2 मिनट के बाद ये जानवर हमारे सामने की तरफ आ गया था। अब जब मैंने वो आश्चर्यजनक आवाजें सुननी शुरू की थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो हमारे सामने आ जाएगी। अब मैंने बंदूक का सेफ्टी कैच हटा दिया। अब मुझे सुनाई दी आवाजें उस भैंस के बचे खुचे हिस्सों को घसीटने की। अब मैंने धीरे से गलिया के हाथ को छुआ। यह इशारा था कि टॉर्च जलाओ। गलिया ने जैसे ही टॉर्च जलाई, मैंने देखा शिकार को खींच रहा है
एक बहुत बड़ा लेपर्ड। इतने बड़े साइज का लेपर्ड मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं था, और बाद में जब मैंने उसे नापा, उसका साइज था 7 फीट 10 इंचेस, और ये ऑन द कर्व्स नहीं था, ये लंबाई थी बिटवीन पेग्स। यानी कि लेपर्ड करीब करीब उतना बड़ा था जितनी बड़ी होती है टाइग्रेस। उसका सिर काफी बड़ा था और बॉडी भी गठी हुई और भारी भरकम थी। अब जैसे ही टॉर्च पड़ी उस लेपर्ड के ऊपर, उसने शिकार को अपने मुंह से छोड़ा, हमारी तरफ अपना चेहरा घुमाया। वो हमें देखने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही उसने अपने आप को सिकोड़ना शुरू किया, समेटना शुरू किया, यानी कि वो छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था, भागने के लिए नाले के किनारे की तरफ, तभी मैंने दबा दिया ट्रिगर। बुलेट सीधे उसकी मोटी गर्दन में जाके लगी और वो अपने ही मारे हुए शिकार के ऊपर लुढ़क गया। अब जैसे ही बंदूक के चलने की आवाज आई, उसी वक्त मुझे अपने दाहिने तरफ से एक भारी भरकम जानवर के भागने की आवाज आई। अब गलिया से टॉर्च लेके मैंने जल्दी से उस दिशा में मारी, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ये जो भी था जा चुका था। अब फिर से जंगल शांत हो चुका था। अब थोड़ी देर बाद जंगल में नाइट जार की चक चक की आवाज शुरू हुई। उसके अलावा दूसरी कोई आवाज आ नहीं रही थी। अब एक बार मैंने उस लेपर्ड का दोबारा लुक देखा, उसके बाद टॉर्च को बंद कर दिया और उसे रख दिया अपने साइड में। फिर मैंने अपना हाथ गलिया के कंधे पर रखा, देखा वो उत्साह की वजह से कांप रहा था। अब धीरे से गलिया ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया और मेरे कान में फुसफुसा के बोला कि ये वही राक्षस है जो हमारे जानवर मारता था, और जिस भारी जानवर के भागने की आवाज आपने सुनी है, वो बूढ़ा टाइगर था जिसके साथ ही था। अभी पूरी संभावना है कि वो फिर से वापस आएगा। मैंने कहा हाँ। हम दोनों फिर चुपचाप बैठ गए। इंतजार था तो उस बूढ़े टाइगर का। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी नींद भाग चुकी थी। गलिया भी सोया नहीं। हम चुपचाप पूरी रात बैठे रहे। फिर मोर बोलने लगे। धीरे धीरे सुबह का उजाला आ गया, और इतना उजाला आ गया कि हम पेड़ से नीचे उतर सके और इन्वेस्टिगेशन कर सके पैरों के निशानों का और उस लेपर्ड का जिसे मैंने मारा था रात में। अभी हम टाइगर के पगमार्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी भीमा अपने साथ 10-12 आदमियों को लेके बुलाया था हमारे लिए चाय और नाश्ता। अब वहीं पर पास में एक आग जलाई गई और जो हमारे लिए नाश्ता लाया गया था उसे गर्म किया गया। अब उन्हें गर्म चाय और नाश्ते के साथ आता हुआ देख के मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ था, क्योंकि ऐसी जगह पर जहां टाइगर या लेपर्ड को गोली मारी गई हो, कई बार वो घायल हो जाते हैं और आने वालों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने मना किया था कि यहाँ पर नहीं आना है, तो तुम लोग बिना पूछे आए कैसे? तो भीमा ने बोला कि मुझे मालूम था कि आप 1-2 दिन से सोए नहीं हो, कल तो आपने कुछ खाया भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं अपने साथ 10-12 आदमी लेके आया था, ताकि कोई खतरा ना होने पाए। क्योंकि मैं ही तो आपसे कह रहा था कि इस लेपर्ड को मार दीजिए, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। अब मैं कई बार हतप्रभ रह गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ। हमारे जो जंगल के लोग होते हैं, उनका स्वागत सत्कार देख के आज भी कुछ वैसा ही मौका था। ये लोग निहत्थे होने के बावजूद मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आए थे उस जगह पर जहां बहुत ज्यादा खतरा था। स्पेशली मैंने मना भी किया था कि खतरा है, आना मत जब तक कि मैं बुलाऊं ना। उनके पास हर बात की संभावना थी, चाहे वो लेपर्ड के हमले की संभावना हो, चाहे टाइगर के हमले की संभावना। अब वो लोग मरे हुए लेपर्ड के पास इकट्ठा थे और उसने कब कब किसके जानवरों को मारा था उस पर चर्चा कर रहे थे, और मुझसे बोले कि उन 2 जानवरों में जो ज्यादा खतरनाक था वो तो मारा गया। उन लोगों ने यह भी कहा कि वो जो बूढ़ा टाइगर है वो ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं है, और वैसे भी कुछ दिनों में वो मर ही जाएगा क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका है। लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरी ही सोच आ रही थी, ऐसी सोच जो कि थोड़ी सी घृणित सोच थी। और वो सोच ये थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस लेपर्ड को मार के। यहां तक कि ये गलती नहीं है, बेवकूफाना हरकत है।
अब मुझे समझ में आ गया था कि ये जो टाइगर और लेपर्ड का अलायंस था, ये अलायंस किया था टाइगर ने क्योंकि अपने बुढ़ापे की वजह से वो शिकार मारने में सक्षम नहीं था। यानी कि लेपर्ड शिकार करता था, खुद भी खाता था, फिर टाइगर भी खाता था। अब टाइगर क्या करेगा? क्योंकि अब वो टाइगर आदमखोर बन जाएगा। अब उस टाइगर को मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।